एक आम इंसान की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। हंसता खेलता परिवार, एक शांत जीवन। लेकिन एक दिन कोई उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है और फिर ये इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आगे ऐसा सस्पेंस है जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। विजय का एक छोटा सा परिवार होता है। उसकी पत्नी नंदिनी और दो बेटियां अनु और अंजू। विजय चौथी फेल होता है। वो एक छोटा सा केबल टीवी का बिजनेस चलाता है। रोज सुबह मार्टिन अंकल की दुकान पर नाश्ता करता है, जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने होती है। इसी वजह से उसकी पुलिस वालों से भी अच्छी जान पहचान रहती है। एक दिन पूरा परिवार पणजी घूमने का प्लान बनाता है। वहां सब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान बड़ी बेटी अंजू अपने पिता से नेचर कैंप जाने की इजाजत मांगती है। विजय भरोसे के साथ उसे परमिशन दे देता है। कैंप में अंजू अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है, लेकिन वहां कुछ आवारा लड़के लड़कियों की फोटो खींच रहे होते हैं। अंजू उन्हें इग्नोर करती है और कैंप खत्म होने के बाद घर लौट आती है। कुछ दिन बाद जब अंजू मार्केट से लौट रही होती है, तभी उसे वही लड़का मिल जाता है जो कैंप में था। वो अंजू को उसका एमएमएस दिखाता है और ब्लैकमेल करता है और रात 11 बजे घर के पीछे मिलने के लिए कहता है। डर के बावजूद अंजू वहां जाती है, लेकिन अकेली नहीं। उसकी माँ नंदिनी भी उसके साथ होती है। दोनों उस लड़के से वीडियो डिलीट करने को कहती हैं, लेकिन वो बदले में गलत मांग करता है। दोनों मना कर देती हैं। इसी दौरान झड़प होती है और अंजू फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से रॉड लड़के के सिर पर लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर विजय हमेशा की तरह रात को अपने काम में होता है और सुबह घर लौटता है, लेकिन आज घर में कुछ अलग होता है। फर्श पर खून के निशान होते हैं। दोनों बेटियां रो रही होती हैं। तब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है। नंदिनी और अंजू सारी बात बता देती है, लेकिन विजय घबराता नहीं। वो उन्हें चुप कराता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। विजय फिल्मों का शौकीन होता है और क्राइम फिल्मों से उसे पता है कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। वो सबसे पहले उस कमरे को साफ करता है जहां हत्या हुई थी। उसे पता चलता है कि लड़के को घर के पीछे गार्डन में दफनाया गया है। वो लड़के के फोन से निकली सिम निकालकर कागज में लपेट लेता है और परिवार से कहता है, जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं मत जाना। इसके बाद विजय उस लड़के की कार को ठिकाने लगाने निकलता है। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर गायतोंडे उसे देख लेते हैं। विजय एक मोबाइल शॉप जाता है। वहां सेकंड हैंड फोन लेकर उसमें उस लड़के की सिम डालता है और फोन को एक चलते ट्रक में फेंक देता है, जिससे पुलिस को गलत लोकेशन मिले। रास्ते में उसे पणजी में स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग का पोस्टर दिखता है, जो उसी दिन खत्म होने वाला होता है। वो लड़के की कार को एक तालाब में डुबो देता है और घर लौट आता है। घर पर उसे पता चलता है कि पुलिस लड़के के बारे में पूछताछ शुरू कर चुकी है। डिनर टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है, जहां विजय बिल्कुल शांत और मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जबकि नंदिनी और बेटियां डरी हुई होती हैं। वो विजय से पूछती हैं, अगर पुलिस आई तो क्या होगा? लेकिन विजय साफ कहता है, मैं किसी श्याम को नहीं जानता और यही जवाब अब से सबको देना है, क्योंकि डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके बाद विजय अपने परिवार को लेकर उसी बस से पणजी जाता है जिसमें वो पहले गया था। वहां उसी सत्संग में पहुंचता है, लेकिन सत्संग खत्म हो चुका होता है। फिर भी वो वहां बैठता है और जाते समय सत्संग की सीढ़ी ले लेता है। विजय अपने परिवार को समझाता है कि पुलिस कैसे सवाल करेगी और उन्हें कैसे जवाब देना है, बिना डरे, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा हथियार डर होता है और अगर हमने डर को हरा दिया तो वो हमें नहीं तोड़ पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि श्याम की मां मीरा देशमुख अपने बेटे की तलाश शुरू करती है। तलाश के दौरान पुलिस को श्याम की कार एक तालाब के अंदर से मिल जाती है। कार की हालत देखकर मीरा घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे साफ एहसास हो जाता है कि उसके बेटे के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि श्याम 2 तारीख से लापता है। सब इंस्पेक्टर गायतोंडे अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने विजय को उसी कार में बैठते हुए देखा था। पुलिस सबसे पहले अंजू के स्कूल पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। अंजू बिना घबराए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है और कहती है कि 2 तारीख को वो अपनी फैमिली के साथ पणजी गई थी। इसके बाद पुलिस विजय की पूरी फैमिली से पूछताछ करती है, लेकिन किसी के जवाब में कोई गलती नहीं मिलती। धीरे धीरे पुलिस को लगने लगता है कि जानबूझकर विजय को फंसाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मार्टिन अंकल की दुकान पर पैसों को लेकर विजय और उनके बीच बहस हुई थी। लेकिन मीरा यहीं रुकने वालों में से नहीं होती। वो पुलिस से कहती है कि विजय के रिश्तेदारों और जिन जिन लोगों का जिक्र उसकी कहानी में आता है, उन सब से पूछताछ की जाए। और इन पूछताछ के वीडियो मीरा खुद देखती है। मीरा को शक होने लगता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब बहुत ज्यादा सटीक होता है, जैसे सबने पहले से रिहर्सल कर रखी हो। उसे एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है। मीरा के कहने पर बस कंडक्टर से लेकर मार्टिन अंकल तक उन सभी लोगों को बुलाया जाता है जिनसे विजय 2 तारीख को मिलने का दावा करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि श्याम की मौत को 1 महीना बीत जाने के बाद भी इन सभी लोगों को बिल्कुल याद होता है कि उस दिन विजय कहाँ था, क्या कर रहा था और किस समय क्या हुआ। यही मीरा
का शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर इतनी पुरानी बातें किसी को इतनी साफ याद नहीं रहती। बाद में पूछताछ में पता चलता है कि विजय ने इन सभी लोगों को बार बार वही बातें याद दिलाई थी और शायद इसी वजह से ये कहानी उनके दिमाग में बैठ चुकी थी। अब मीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके बेटे के गायब होने के पीछे विजय का हाथ है, लेकिन वो विजय और उसकी फैमिली के खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती। मीरा का पति भी मानने लगता है कि विजय एक शरीफ इंसान है और शायद पुलिस बेवजह उसके परिवार को परेशान कर रही है, लेकिन मीरा साफ कहती है कि ये सब एक झूठी कहानी है और श्याम के गायब होने के पीछे विजय ही है। इसके बाद मीरा अपनी टीम और अपने पति को पूरी थ्योरी समझाती है। वो बताती है कि हमारे पास जो बिल और सीसीटीवी फुटेज हैं, उनसे सिर्फ ये साबित होता है कि विजय 3 तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी में था, लेकिन 2 तारीख का कोई सबूत मौजूद नहीं है। मीरा कहती है कि विजय ने 2 तारीख की कहानी जानबूझकर लोगों के दिमाग में डाल दी, क्योंकि इंसान वही याद रखता है जो उसे बार बार बताया जाता है। असल में विजय ने 3 तारीख को श्याम की कार तालाब में डुबोई थी और इसके बाद 4 और 5 तारीख को अपनी फैमिली को पणजी ले गया था। इसी वजह से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सबके जवाब बिल्कुल सटीक थे। सच्चाई ये थी कि विजय की फैमिली 2 या 3 तारीख को नहीं बल्कि 4 और 5 तारीख को पणजी गई थी और 3 तारीख को विजय अकेले वहां गया था। इस तरह विजय ने पूरे सिस्टम को एक झूठी टाइमलाइन में उलझा दिया, लेकिन अफसोस पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता और इसी वजह से उनके हाथ बंधे रह जाते हैं। अब आईजी मीरा देशमुख का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो श्याम के दोस्त से सख्ती से पूछताछ करती है, जहां से एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि नेचर कैंप में अंजू का एक गंदा वीडियो बना लिया गया था और श्याम उसी वीडियो के जरिए अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनते ही मीरा पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि इस केस में विजय और उसकी फैमिली का सीधा हाथ है। इसी वजह से वो पूरी फैमिली को रिमांड पर लेती है, लेकिन इस बार पूछताछ नॉर्मल नहीं होती। विजय और उसके परिवार को बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। विजय को बुरी तरह मारा जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बदलता। जब पुलिस उसकी छोटी बेटी अनु को डराने लगती है तो डर के मारे वो बोल पड़ती है कि सब सच है और श्याम की लाश उनके गार्डन में दफनाई गई है। इसके बाद विजय, अंजू और नंदिनी को बाहर भेज दिया जाता है और पुलिस गार्डन में खुदाई शुरू कर देती है। ये देखकर अंजू और नंदिनी टूट जाती हैं। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। विजय के रिश्तेदार, पड़ोसी और मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन खुदाई में श्याम की लाश नहीं बल्कि एक कुत्ते की लाश निकलती है। दरअसल विजय को पहले से अंदाजा था कि पुलिस किसी भी हालत में सच उगलवा लेगी, इसलिए उसने पहले ही श्याम की लाश वहां से हटा दी थी और उसकी जगह एक जानवर की लाश दफना दी थी। अब माहौल पूरी तरह पलट जाता है। नंदिनी के माता पिता, उसका भाई और आस पड़ोस के लोग पुलिस पर भड़क जाते हैं। मीडिया भी सवाल उठाने लगती है। विजय कैमरे के सामने आकर कहता है कि पुलिस ने उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया है और उसकी छोटी बेटी अनु तक को नहीं छोड़ा। ये सुनते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। भीड़ सब इंस्पेक्टर गायतोंडे पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। पुलिस किसी तरह आईजी मीरा देशमुख और उसके पति को वहां से सुरक्षित निकालती है। अगली सुबह विजय न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसमें खबर छपी होती है कि आईजी मीरा देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है और सब इंस्पेक्टर गायतोंडे को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ देर बाद पुलिस विजय को लेकर मीरा देशमुख और उसके पति के पास ले जाती है। वहां मीरा का पति बताता है कि सालों तक हमारी कोई संतान नहीं थी। बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद श्याम पैदा हुआ और शायद जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया। मीरा सिर्फ एक सवाल पूछती है, हमारा बेटा कहाँ है? क्या वह हमें उसका इंतजार करना चाहिए? विजय सीधे कुछ नहीं कहता, बस घुमा फिराकर कहता है कि हमारा भी एक छोटा सा परिवार था। हम बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन एक बिन बुलाया मेहमान आया जो हमारी खुशियां छीनना चाहता था और फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इतना सुनते ही मीरा और उसके पति समझ जाते हैं कि श्याम अब जिंदा नहीं है। दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन अब तक किसी को ये नहीं पता होता कि विजय ने श्याम की लाश कहाँ छुपाई है। उसकी फैमिली भी उससे सवाल करती है, लेकिन विजय किसी को कुछ नहीं बताता। अगले सीन में विजय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जाता है, जहाँ एक नया दरोगा होता है। वो ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि तुमने पूरी गोवा पुलिस को पागल बना दिया, लेकिन याद रखना मैं इस केस की जांच करता रहूंगा और जिस दिन मुझे श्याम की लाश मिलेगी उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विजय शांति से जवाब देता है, जब तक ये पुलिस स्टेशन खड़ा है मुझे कुछ नहीं होगा। असल में जब श्याम की मौत हुई थी उस वक्त इसी पुलिस स्टेशन का निर्माण चल रहा था और उसी समय विजय ने श्याम की लाश इस पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दी थी। अब पुलिस स्टेशन पूरी तरह बन चुका होता है और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक लाश उसी के नीचे दबी हुई है और इसी मास्टरमाइंड चाल के साथ विजय सिस्टम को मात दे देता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।